ध्यान दोगे, एक एक दर्रे को वापस से जिसको मैं लिखवा रहा हूँ उसको हल्का फुल्का समझाता हुआ भी चलूंगा और साथ ही में लिखता हुआ भी चलूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर काराकोरम दर्रे की, बात नहीं करो भाई, काराकोरम दर्रे की बात करते हैं। तो ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पर, ये क्या है बोलते हैं पीओके, चैन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें कौन सा वाला हिस्सा भी आ जाता है, अक्साई चीन जिसको बोल देते हैं, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन, ये भी आ जाता है इसी में। और यहाँ हम देख लें तो ये आ जाता है कौन सा, पीओके, ये पाक ऑक्यूपाइड पाक अधिकृत कश्मीर आ जाता है। अब भाई चीन और पाकिस्तान सड़क मार्ग के माध्यम से जो व्यापार करते हैं ना, वो कौन से दर्रे के माध्यम से करते हैं, काराकोरम दर्रे के माध्यम से करते हैं। वो यहाँ कहीं से गुजरता है, ये इधर चाइना आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया। इवन इन्होंने जो ये इनका रूट है ना, जो रोड है, जो सड़क है, उसका नाम भी काराकोरम राष्ट्रीय राजमार्ग रखा है, ठीक है। तो काराकोरम राष्ट्रीय राजमार्ग काराकोरम श्रेणी से ही और काराकोरम दर्रे से ही होकर गुजरता है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों को मध्य व्यापार करने का सबसे प्रमुख रीजन है। क्योंकि इसका दूसरा कारण ये भाई, यहाँ पर ये वाला पूरा यहाँ से लेकर, और आप मान के चलो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है चाइना। अब अगर दूसरा रूट इनको तलाशना पड़े जिससे व्यापार कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पर ये पोर्ट ब्लेयर है, फिर यहाँ पर इधर ये दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ से चीन चलेगा, फिर पूरे इस इंडोनेशिया को पार करेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर श्रीलंका को पार करता हुआ, और फिर यहाँ पर आकर कराची पोर्ट पे जाके चीज़ों को डिपोर्ट कर पाएगा। ये तो बहुत लंबा रूट हो जाता है, यहाँ पर इतना सा छोटा रूट है। और इसी वजह से ये इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसके लिए, चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। चीन और पाकिस्तान जितना व्यापार करते हैं कौन से दर्रे के माध्यम से करते हैं, काराकोरम दर्रे के माध्यम से करते हैं। लिखो पहली लाइन, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य सड़क मार्ग द्वारा होने वाला अधिकांश व्यापार, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य सड़क मार्ग द्वारा होने वाला अधिकांश व्यापार, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य सड़क मार्ग द्वारा होने वाला अधिकांश व्यापार काराकोरम दर्रे के माध्यम से होता है। चीन एवं पाकिस्तान के मध्य सड़क मार्ग द्वारा होने वाला अधिकांश व्यापार काराकोरम दर्रे के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला दर्रा जो मैंने बताया था आपको जो इम्पोर्टेंट है, वो दर्रा हो जाता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, बोर्ड पे देखो एक बार समझो भाई। ये यहाँ पर पड़ता है श्रीनगर और यहाँ पर पड़ता है जम्मू, जम्मू और श्रीनगर। अब ये हम जानते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, श्रीनगर वाला हिस्सा, यहाँ पर होती है बर्फबारी, जम्मू में होती नहीं, लेकिन श्रीनगर में बर्फबारी होती है। जम्मू को और श्रीनगर से जो रोड जोड़ता है ना, ये रोड बीच में ब्लॉक हो जाता है बर्फबारी की वजह से, क्योंकि ये कौन से दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जम्मू को और श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। और इसको अगर NH का नाम दूं मैं तो NH1A, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरने वाला NH है। अब क्योंकि सड़क है फिर भी बंद तो हो सकती है, हालांकि अब तो J&K और लद्दाख में, इवन पूरे के पूरे हिमालय में ही, भारत के वर्तमान सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। और मानो न मानो शानदार काम किया मेरे हिसाब से। भारत सरकार के दो सबसे शानदार मंत्री जो है, एक तो है S जयशंकर और दूसरे हैं नितिन गडकरी। एक नंबर काम किया इन्होंने। यहाँ पर कम से कम 40 क्या और भी 40 प्लस ही है, 40 प्लस टनल्स का तो काम चल रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची अटल टनल भी अभी अपन ने बनाई है। भाई पूरी दुनिया में अगर सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल, तो वो भी यहाँ पर बनाई गई है भारत के माध्यम से। इससे भी लंबी सुरंग बनाई गई है, जेड सुरंग भी बनाई जा रही है। यहाँ पर भी एक सुरंग ये जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा बना दी गई, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए जो सुरंग बनाई उसका नाम तो था बनिहाल सुरंग, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को डेडिकेट करते हुए सुरंग का नाम बाद में बदलकर कर दिया, कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग रेलवे सुरंग है और देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर की लंबाई के साथ देश की आज की डेट में तो कम से कम सबसे लंबी रेल सुरंग है, ठीक है।
हो सकता है क्या, वो तो होगा जैसे यहाँ से यहाँ के लिए जब वो चलेगी कौन सी बुलेट ट्रेन, तो 28 किलोमीटर लंबी तो सुरंग ही बन रही है, पर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। अभी तो मेट्रो पता, ये बुलेट ट्रेन हो सकता है 2-3-4 साल लगे, डिपेंड्स कब आती है, तो वो तब ये हो जाएगी। पर अभी सबसे लंबी रेल सुरंग ये है, और ये बनाई ही इसलिए गई ताकि जम्मू को श्रीनगर से साल भर जोड़ा जा सके इसको, वरना सर्दियों के दिनों में फिर यहाँ पर क्या है, एक तो पड़ोसी की तरफ से आतंकवादी गतिविधियाँ भी बढ़ जाती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है, हमारे सैनिक के लिए आर्मामेंट्स मतलब आयुध भी नहीं पहुँच पाता, रसद मतलब खाने पीने का सामान भी नहीं पहुँच पाता, तो दिक्कत हर तरह से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा लिखोगे। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो NH1A, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग NH1A, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग NH1A 1A। बनिहाल दर्रे से गुजरता है। ठीक है, अगला अगला हम बात कर लेते हैं कौन सा दर्रा। यहाँ पर देखो, ये तो रहा हिमाचल प्रदेश। मैंने यहाँ पर तिब्बतन एरिया जो चाइना में पड़ता है, यहाँ पर एक पर्वत बताया था, नाम है कौन सा, कैलाश पर्वत। और ये कैलाश पर्वत के पास में एक झील भी बनाई थी जिसका नाम है मानस सरोवर। सही नाम तो वही है, ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट में मान सरोवर कर दिया, तो मानस सरोवर या मान सरोवर। यहाँ खड़े हो तो दिखाई देगा आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये पहाड़ वैसे भी छोटा मोटा तो होता नहीं है, 10-5 किलोमीटर से तो वैसे ही दिखाता है। तो अगर आप इस झील पे खड़े हो तो ये पहाड़ इजीली यहाँ से विजिबल होता है। हिंदुओं के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ठीक है। अब अगर आपको जाना है हिमाचल प्रदेश से कहाँ पर, कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील, कौन से दर्रे से गो थ्रू करोगे आप, रोहतांग दर्रे से होकर जाते हो आप, ठीक है। हालांकि इसके 4 रास्ते और हैं, 4 रास्तों में, बाकी जितने रास्ते हैं सब कहाँ से जाते हैं, नेपाल होते हुए। ये इजी भी है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और सबसे ज़्यादा कठिन दोनों ही है, छोटा है लेकिन मुश्किल सबसे ज़्यादा है। वो रास्ता कौन सा है, वो रास्ता है जो निकलता है कौन से दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। तो लिख लो इसे, कैलाश पर्वत एवं मानस सरोवर झील जाने वाले यात्री, यात्री श्रद्धालु जो मर्जी पढ़े लिख लो, क्या फर्क पड़ता। कैलाश पर्वत एवं मानस सरोवर झील, ब्रैकेट में लिख लेना तिब्बत चाइना, तिब्बत चीन। कैलाश पर्वत एवं मानस सरोवर झील जाने वाले यात्री रोहतांग दर्रे से गुजरते हैं। रोहतांग यात्री रोहतांग दर्रे से गुजरते हैं। कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में, वो मैं लिखवा चुका हूँ पहले ही, और मैं आज आप लोगों को नहीं दे पाया, थोड़ा सा मैं बिजी था। कल आप लोगों को प्रॉपर एक मैप का सेट दूंगा पूरा का पूरा, जिसमें दर्रे भी बन रखे होंगे, जिसमें माउंटेन रेंज भी होगी, जिसमें नदियाँ भी होगी, जिसमें भारत के भौगोलिक प्रदेश भी होंगे, सब कुछ। अगेन फिर भी मेरी राय ये रहेगी, जैसे भाई सारे दर्रे उसमें बन रहे हैं, फिर भी कहा तो था, अब लाए हो कि नहीं लाए वो तो भगवान जाने कि तुम जानो। 5 मैप ले आना, अब भी कह रहा हूँ, फायदे में रहोगे। और लाकर इन दर्रों को वैसे के वैसे बना लेना। चाहो तो कितना बढ़िया काम कर सकते हो भाई, यहाँ पर आपने बना लिया ये वाला, और बनाकर यहीं इसका फैक्ट लिख दिया और उस पेज के पास में चिपका दिया इसको, जो ये वाले लिखे हुए हैं। आसान हो जाएगी चीज़ें, बगल के बगल में दिख आता है तो वो समझ में आसान रहता है। और चाहो तो स्टेपल कर लेना उसको, नहीं तो फिर मैं दूंगा वो पेज तो चिपका ही लेना, पर खुद बनाओगे वो ज़्यादा बढ़िया है। अगला 3 दर्रे मैंने लिखाए थे यहाँ, ये 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। तीनों दर्रे कहाँ पर है, उत्तराखंड में। विशेषता क्या है, ज़रूरत क्या है, कारण क्या है, परीक्षा में क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं भाई। अगेन का कौन सा है, तिब्बत का है। और जो ये तिब्बत वाला हिस्सा है, यहाँ से जितने भी शरणार्थी भारत में आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे शरणार्थी मूल रूप से कौन से, इन तीनों दर्रों से होते हुए भारत में आते हैं। मतलब तिब्बत से भारत आने वाले शरणार्थी माना,
नीति एवं लिपुलेख दर्रों के माध्यम से ही कहाँ पर आते हैं, भारत। तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, और इनको क्यों आना है यहाँ से, मतलब भी नहीं बनता। भारत में से डायरेक्ट एंटर करेंगे तो यहाँ से, और बाकी तो नेपाल से भी आते हैं, लेकिन भारत से एंटर करेंगे तो यहाँ से एंटर करते हैं। ठीक है, तो लिखो, तिब्बत से भारत आने वाले शरणार्थी, तिब्बत से भारत आने वाले शरणार्थी माना नीति एवं लिपुलेख, माना नीति एवं लिपुलेख दर्रों के माध्यम से, माना नीति एवं लिपुलेख दर्रों के माध्यम से भारत आते हैं, माना नीति एवं लिपुलेख दर्रों के माध्यम से भारत आते हैं। उसके बाद अगला दर्रा मैंने आपको बताया था कौन सा, यहाँ सिक्किम में, नाम था इसका नाथुला। नाथुला दर्रा क्या काम करता है, मैंने कल भी ये बात बोली, आज वापस बोल रहा हूँ। भारत और चीन के मध्य जो अधिकांश व्यापार होता है, 99 का और भी 99.99% व्यापार, वो तो पानी के रास्ते होता है। ठीक है, फिर भी ना कुछ के बराबर जो व्यापार सड़कों के माध्यम से होता है। भाई रेल मार्ग तो है नहीं दोनों देशों के बीच में कोई, या तो ये सड़क वाला रास्ता है, जलीय मार्ग है। तो यहाँ से जो ये आता है रास्ता, वो कौन से दर्रे के माध्यम से आता है भाई, ये आता है नाथुला दर्रे के माध्यम से। मतलब हम क्या कह सकते हैं, भारत और चीन के मध्य सड़क मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार नाथुला दर्रे के माध्यम से होता है। लिख लो, भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं चीन के मध्य सड़क मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा होने वाला, सड़क मार्ग द्वारा होने वाला अधिकांश व्यापार, सड़क मार्ग द्वारा होने वाला अधिकांश व्यापार नाथुला दर्रे से होता है, नाथुला दर्रे से होता है। एक मैंने आपको यहां पर बताया था, अरुणाचल प्रदेश में दर्रे का नाम है दिहांग। दिहांग दर्रे का एक फैक्ट है, सिंपल सा फैक्ट है, याद रखना है। क्या याद ये रखना है कि जो देखो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और शुरुआती जिसका ओरिजिन जो तिब्बत में है, यहाँ पे तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। आधा तय भी है और फिर सांगपो, सांगपो सांगपो जो भी बोल दो, सांगपो है। यहाँ पर जब एंटर कर जाती है भारत में, ये जहाँ तक इस एरिया के आसपास वाले एरिया में, यहाँ पर ये दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है, दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है। भारत और अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बहती है, और सिक्किम में बहती हुई कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। ये इसका रूट रहता है। तो भारत के दो राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बहती है। तो यहाँ पर दिहांग जो दर्रा है इसके माध्यम से प्रवेश करती है, ये इसका इंपॉर्टेंस है, लिखोगे। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग दर्रे के माध्यम से, दिहांग दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। फिर मैंने एक लास्ट वाला जो बताया था वो मणिपुर में बताया था, यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या लिखाया भाई आपको, भारत और म्यांमार के मध्य जो व्यापार होता है सड़क मार्ग वाला, वो कौन से दर्रे से होता है, तुजू दर्रे से होता है। बहुत ज़्यादा कभी सड़क मार्ग के द्वारा व्यापार नहीं होता भारत और म्यांमार के बीच। वैसे भारत और म्यांमार के बीच व्यापार ज़्यादा होता ही नहीं है, फिर भी जो होता है मैक्सिमम ऑफ तो किसके माध्यम से होता है, क्योंकि ये पूरा म्यांमार है, यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो। फिर भी सड़क से जो व्यापार होता है वो कौन से दर्रे से, तुजू दर्रे से होता है। लिखोगे, भारत एवं म्यांमार के मध्य, भारत एवं म्यांमार के मध्य सड़क मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार, भारत एवं म्यांमार के मध्य सड़क मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार तुजू, छोटा तू छोटा जू, तुजू दर्रे के माध्यम से होता है। अब ये तो दर्रे देख लिया हमने। दर्रों के बाद में लास्ट में हम देख लेते हैं हिमालय का महत्व क्या है।
इम्पोर्टेंस क्या है, तो लास्ट का हेडिंग डालोगे हिमालय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। अब एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाता चलूंगा और उसके बाद लिखता चलूंगा। सबसे पहला महत्व क्या है, ऐसे तो गिनती नहीं है, 4-5 लिख ले। देखो हिमालय मैंने बताया था ये इस प्रकार है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हिमालय इस प्रकार से है, तो ये तो है अफगानिस्तान और ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान से ऊपर यहाँ पर जाओगे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और फिर यहाँ आ जाता है मंगोलिया। ठीक, इसको थोड़ा सा समराइज वर्जन में यहाँ पर बना देता हूँ। हिमालय कुछ इस प्रकार एक्सपेंशन रखता है अपना, ठीक है। यहाँ पर मंगोलिया आ जाएगा। मंगोलिया का नाम सुना है तुम लोगों? देश है और दुनिया का सबसे वीरान देश है। वीरान मतलब लोग नहीं क्या हैं, पर यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र कितने लोग रहते हैं? 4 ही लोग रहते हैं। देश की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। और अब गारंटेड सुना होगा, एक वैश्विक व्यक्ति रहा है प्राचीन काल में, नाम सबने सुना है, चंगेज़ खान का। कई किताबों में नाम है जंगेज़ खान। जंगेज़ खान या चंगेज़ खान कौन सी कंट्री से आता था? बेसिकली मंगोलिया से ही आता था, ठीक है। तो यह है मंगोलिया, दुनिया का ऐसा देश में इतने ज़्यादा लोग हैं, उससे 13 गुना ज़्यादा तो घोड़े हैं। शराब के लिए फेमस है, वाइन के लिए। लोगों की उम्मीद अलग ही तरफ जा रखी है। जैसे मैंने ये वाली लाइन बोली, शराब के लिए फेमस है, अच्छा ठीक है। तो और उसके ऊपर आ जाता है ये रशिया। रशिया के बारे में समझ लो ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाए। ये यूराल पर्वत, यूराल पर्वत क्या काम करता है? यूराल पर्वत के पश्चिम की ओर भी रूस है यहाँ पर, और पूर्व की ओर भी यहाँ पर रूस है, लेकिन यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो रूस है वो एशिया में कि यूरोप में, दोनों देशों में विस्तार रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर रूस। कितना बड़ा है इसका आइडिया इस चीज़ से लगा सकते हो आप। 2006 से पहले एक ग्रह हुआ करता था, का नाम था यम, प्लूटो। नाम सुना है सबने? अभी तो भाई ग्रह नहीं रहा बेचारा, जैसे जब उसको नौकरी से निकाल देते हैं, जैसे जब ले आते हैं। अब दोबारा चर्चा चल रही, कर लो शामिल, ठीक है। अभी डेपुटेशन पे चला गया था, अब वापस से हड़ताल करी तो क्या पता हो जाए साल 6 महीने में। प्लूटो के बराबर अकेला है कौन? रूस। एक प्लेनेट के बराबर का ग्रह खुद ही, बहुत बड़ा ग्रह है। इसकी जो राजधानी है मॉस्को या मॉस्को, वो तो इधर है। और जब हम राजस्थान पढ़ते हैं तो हम एक शब्द पढ़ते हैं, कौन सा क्रेन? साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस। क्रेन का मतलब सारस। घना पक्षी बिहार में उड़कर आता है, कहाँ से? साइबेरिया से आता है। इस यूराल पर्वत का पश्चिम वाला जो पूरा एरिया है, ये कौन सा मरुस्थल है? यह है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल मतलब ठंडा मरुस्थल। साल के अधिकांश महीने 8 से 9 महीने तो अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। कारण इसका क्या है? हमने अक्षांश देशांतर पढ़ा है, 0 डिग्री से जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण मतलब ध्रुवों की ओर जाओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, और ये तो ऑलमोस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर साल भर ही अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, और यहाँ पर सर्दी तेज़ पड़ती है, इसीलिए शीत मरुस्थल है। अब शीत मरुस्थल है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? लिख क्यों रहा हूँ बताओ, ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 3 लाख? बताओ, कौन बताएगा? अगली बार आओ तो पैर भी साथ लेके आना, है ना, और यहाँ रख देना मेरे। तुम लोगों को भारत का क्षेत्रफल पता नहीं, भारत पढ़ रहे हो 5 दिन से तुम लोग। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। राजधानी तो पता है ना भाई भारत की, कहीं और ही जा रखे हो? कहाँ क्या है भारत की राजधानी? पक्का? कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। 32 87,263, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही है।
ठीक, अब याद रख लेना दादाओं, मुझे लगा था ये मैंने वैसे छोड़ रखा था, लगा तो याद ही होगा इनको। तुम लोगों का भाई अलग ही लेवल हो रखा है, मैं ही भावनाओं में बह गया था, मुझे ही लगा कि भाई है इतना तो जानते होंगे ये लोग। वो 5 लोग सर गुजार रहे थे कि क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये बताओ, फिर बताएंगे कितना है क्या, वो तो बाद की बात है, पहले बता तो दो क्षेत्रफल। अब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साइबेरिया का क्षेत्रफल आप आइडिया लगाओ कितना होगा, आइडिया मत लगाओ, रहने दो तुम लोग तो, ठीक है। 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर, भारत से 3-4 गुना बड़ा है साइबेरिया। अब ये यहाँ से जब दक्षिण की ओर हवाएं चलती है ना दोस्तों, साइबेरिया से, तो साइबेरिया शीत मरुस्थल है। और आप मंगोलिया की जलवायु उठा के देख लो, आप यहाँ पर ताजिकिस्तान की जलवायु उठाकर देख लो, जितने मर्जी बड़े देशों की जलवायु उठाकर देख लो, यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और ये जलवायु प्रभावित करती किसको भी, भारत को भी प्रभावित कर दी। लेकिन जैसे ये यहाँ पर पहुँचती है ठंडी हवाएं, यहाँ पर मिलता है हिमालय, और मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई थी, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और चौड़ाई भी अच्छी खासी है, सब चीज़ें काम आती है हिमालय की, और भारत का भलाई किया है हमेशा। यहाँ पर जब ये हवाएं आती है तो हिमालय बीच में बैरिकेड की तरह खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इन साइबेरिया से चलने वाली शीत लहरों को, ठंडी हवाओं को रोक देता है भारत में आने से, वरना साइबेरिया इतना बड़ा है और उससे चलने वाली शीत हवाओं का प्रभाव इतना है कि पूरा का पूरा उत्तर भारत जो है वो आज के डेट में क्या होता। आप तो बोलते हो मरुस्थल, मरुस्थल छोड़ो, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल होता, शीत मरुस्थल होता, जहाँ पर अपन बैठे हैं वहाँ पर भी, लेकिन बचाया किसने, हिमालय ने, के बीच में बैरिकेड की तरह काम करता। तो पहला महत्व क्या हुआ, उत्तर भारत को शीत मरुस्थल बनने से बचाता है, किसके माध्यम से, अपनी ऊंचाई के माध्यम से। और कहाँ से आने वाली हवाओं को रोक देता है, साइबेरिया मतलब रूस से आने वाली हवाओं को रोक देता है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस, अगर आप देखोगे हमने पढ़ा है मानसून, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, मैंने इसीलिए बोला था। ये वाला कौन सा मानसून, अरब सागर का मानसून, ये वाला कौन सा मानसून, इसकी 2-2, 3-3, 4-4 जो शाखाएं बना लो, 50 शाखाएं बना लो इसकी, सारी शाखाएं और कहीं जाएं ना जाएं, पर्वत हो पहाड़ हो कुछ भी हो, ये शाखाएं इधर ही की ओर बढ़ेंगी। अंत में यहाँ पे पहुँच के तो इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा कि अगेन रास्ते में खड़ा है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ से ऊपर बढ़ नहीं पाएगी। अगर बादल इसके ऊपर से चले भी गए ना, तो ज़्यादा ऊंचाई वाले बादलों में पानी होता भी नहीं है, तो कोई खास फर्क पड़ेगा भी नहीं। और कम ऊंचाई वाले बादलों में पानी होता है, और इसकी ऊंचाई अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मानसून की सभी शाखाएं अंत में हिमालय से टकराकर मानसून का संपूर्ण लाभ किसको देती है, भारत को देती है, ठीक है, ये वाली बात है। और अच्छा, भारत में कृषि को क्या कहा जाता है, ये सबने पढ़ा है आप लोगों ने शायद, ऐसा मुझे लगा था, साबित कर दिया तुम लोगों ने, हमने नहीं पढ़ा कुछ। मानसून का जुआ सट्टा, मानसून जिस साल बढ़िया हो गया, बढ़िया हो जाएगी, वरना भी महीने भर पहले टमाटर कितना लाल था बताने की जरूरत नहीं, याद है ना। और जब ज़्यादा लाल लगते हैं जब 300 रुपये किलो होते हैं, अभी पड़े हैं 15-15, 20-20, 30-30 रुपये किलो, अब नहीं खा रहे अपन, उस टाइम खाने थे, महंगी ही खाने में मज़ा आता है। तो ये दूसरा महत्व हो गया हिमालय का, क्या कि मानसून की सभी शाखाएं अंत में हिमालय से टकराकर वर्षा का संपूर्ण लाभ किसे देती हैं, भारत को, दूसरा महत्व। तीसरा महत्व समझ लो, तीसरा महत्व ये है हिमालय का कि भाई कितनी सारी नदियां निकलती है हिमालय से, और हिमालयन रिवर्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये कि हिमालय की सभी नदियां 12 मासी है, साल भर बहती हैं, सदा नीरा है, वर्ष भर बहने वाली नदी है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, कोसी, गंडक, घाघरा, रामगंगा, बूढ़ी गंडक, ठीक है। कितनी भी नदियां देख लो, जितनी नदियां आप देखोगे ना साल भर बहने वाली, कहाँ पर, उत्तर भारत में, यहाँ पर अधिकांश नदियां जो हिमालय से निकल रही है सारी की सारी कैसी हैं, 12 मासी है। और इसी वजह से इवन राजस्थान में भी एक नदी आती है, आपने नाम सुना है, मैंने कल बताया था आपको, कौन सी नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी शिवालय से आती है, शिवालिक पहाड़ से, और शिवालिक से आती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, हरियाणा बहती हुई, ये तो बात है।
ठीक है। बेसिकली उत्तर भारत को पानी प्रदान करने का काम करता है। और इन नदियों में साल भर पानी क्यों बना रहता है? इन नदियों में पानी का मुख्य स्रोत है यहाँ पर ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़, और वो पिघलते रहते हैं गर्मियों में और पानी लगातार आता रहता है। और नदियों का महत्व मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। आप खेती, पशुपालन, जीवन यापन जो भी करोगे पानी तो चाहिए होता है। इसलिए सारी आदिम सभ्यताएं कहाँ पर पाई गई? नदियों के किनारे पाई गई। तो ये रीजन है, तीसरा महत्व। और चौथा महत्व क्या हो जाएगा? बात मत करो भाई। चौथा महत्व ये हो जाएगा कि हिमालय भारत की जो उत्तरी सीमा है, ये पूरी नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, भारत की उत्तरी सीमा का प्राकृतिक सुरक्षा प्रहरी है। कैसे? एक तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से तो बचाया बचाया, ये तो है हमारा पहला प्यार, और ये है हमारा नया प्यार। ठीक है, दोनों से रक्षा करने का काम करता है एक तरह से। इसका कारण है, अब ये इत्तेफाक ही है केवल कि पहाड़ हमने तो बनाए नहीं है, ऊपर वाले ने या प्रकृति ने जो बनाए, इन पर पाकिस्तान और चाइना की तरफ से तुलनात्मक दृष्टि से चढ़ना मुश्किल है। भारतीय साइड से अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान है। तो ये भाई लोग इधर से चढ़ ही नहीं पाते, और यही कारण है कि भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा लिया भारत ने 1971। 1971 के युद्ध में भारत ने फायदा कैसे लिया? ऐसे लिया कि जब भारत की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उस टाइम ये तो था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश थोड़ी था, उस टाइम था ये पूर्वी पाकिस्तान, बीच में था भारत। भारत टू फ्रंट वार लड़ रहा था, इधर भी लड़ रहा था, इधर भी लड़ रहा था। और उसी टाइम क्योंकि चाइना ने हमको 62 में हराया, याद होगा, और उसके बाद 65 से लेके 68 तक हमने हराया ना जीता, लेकिन चाइना की नाक में दम करके रखा पूरी तरह। इन 2-3 सालों में हमने 2000 सैनिक मार दिए उसके फुट झड़पों में। और उसकी वजह से चाइना भी मौका तलाश रहा था कि अब जब मौका मिलेगा तो इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, और वो मौका आया इनके पास कब? अब इंडिया दोनों तरफ से इंगेज है, इधर भी उलझा हुआ है, इधर भी उलझा हुआ है। ये सही मौका है। लेकिन जिस टाइम पे ये यहाँ पर युद्ध हुआ था, उस टाइम यहाँ क्या पड़ रही थी? सर्दियाँ पड़ रही थी। तो सर्दियाँ पड़ने की वजह से पहले तो चाइनीज़ आर्मी को इतना अनुभव नहीं था। आज भी आप सर्च कर लो गूगल पे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, माउंटेन वारफेयर में, मतलब पहाड़ों में युद्ध लड़ने के मामले में अगर दुनिया में कोई आर्मी पहले नंबर पर आती है तो इंडियन आर्मी आती है। उसका कारण है कि हम तो लड़े शुरू से इनसे रहे, खासतौर पर इनसे, और पहाड़ों में लड़ते हैं, शुरू से ही पहाड़ों में लड़े। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, युद्ध का स्थल कौन सा है? सियाचिन। कहाँ पर है? भारत में ही है। यूएस आर्मी, यूके आर्मी, फ्रांस आर्मी और भी बड़े बड़े देशों की आर्मी यहाँ पर हमसे ट्रेनिंग लेने आती है कि लड़ते कैसे हैं यहाँ पर पहाड़ों में। तो बड़ी बड़ी तोपें देख लेना, सर्च कर लेना, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। उसका रीज़न है उनको उतना लड़ना नहीं आता, हम दुनिया में सबसे ऊपर। यहाँ पर आपको पता होगा, या तो आपका कोई नॉन होगा या आपने सुना होगा, सियाचिन में -40 -50 डिग्री तक रहता है टेम्परेचर। वहाँ पर आदमी का सर्वाइव करना, लड़ना तो बहुत बाद की बात है। वहाँ पे सबसे पहले तो प्रकृति से लड़ेगा आदमी, कुदरत से लड़ेगा। अगर वो ज़्यादा देर तक मूवमेंट नहीं किया तो वैसे ही जम के मर जाएगा। वो कंडीशन रहती है। उस जगह पर भी इंडियन आर्मी मौजूद है आज की डेट में। पाकिस्तान हालांकि नॉस्टैल्जिया में जीरो है, इन्होंने अपनी एक बटालियन का नाम सियाचिन रख रखा है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो लाहौर का नाम दिल्ली रख सकते हैं, मैंने बोला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियाचिन पूरा का पूरा आज की डेट में भारत के पास है, 1 इंच टुकड़ा भी नहीं है पाकिस्तान के पास इनका। ठीक है, तो ये टू फ्रंट वार जब लड़ा था तो चाइना को रोकने का काम भारतीय आर्मी ने, सेना ने नहीं किया, खुद हिमालय ने कर लिया। तो ये भी फायदा दिया है। इसलिए हिमालय को भारत की उत्तरी सीमा का प्राकृतिक सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। तो 4 फैक्ट मैंने बोले, ठीक से सुन लेना इनको। पहला क्या था कि भाई साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों से भारत की रक्षा करता है, शीत मरुस्थल बनने से बचा लेता है। दूसरा मैंने बताया क्या कि भाई मानसून की सभी शाखाएं हिमालय से टकराकर भारत को वर्षा का संपूर्ण लाभ देती है। ठीक। तीसरा मैंने बता दिया उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली अधिकांश 12 मासी नदियाँ, वर्ष भर बहने वाली नदियाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और चौथा मैंने बता दिया कि भाई उत्तरी सीमा का प्राकृतिक सुरक्षा प्रहरी है कौन? हिमालय। अब लिख डालो इनको ऐसे कैसे, लिख लो साथ में।
एक डालो इसको। तो हिमालय में देखो फॉर्मेशन समझ लिए अपन ने, फिर प्रमुख दर्रे देख लिए, का नदियों के आधार पर वर्गीकरण देख लिया, का प्रादेशिक वर्गीकरण देख लिया, ठीक है, इसका महत्व भी देख लिया। ये सारी कुछ चीज़ें होती है। 3 प्रमुख पर्वतीय चोटियाँ देख ली। तो बाकी पर्वतीय चोटियों की तो पूरी लिस्ट ही दूंगा आपको, और वो बनी हुई दूंगा नक्शे में। और अगेन बात वही है, मैं तो दे दूंगा बनी हुई, पर तुम लोग बना लोगे ज़्यादा बढ़िया रहे। तो आप लोगों की मर्जी है, बनाओ बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं, कोई और तो अपना भला कर ही लेगा, तुम लोग करो ना करो। अब हटा दूं। अब दूसरा भौगोलिक प्रदेश कौन सा? हाँ सही है। वाह भाई, लकीर के फकीरों। तुम लोगों का वो रखा है मैंने, एक चीज देख ली, हमारी बला से कुछ ही पढ़ा दो, पढ़ लेंगे। हमारी तरफ से देश की राजधानी आगरा लिखा के चले जाओ, हम मान लेंगे, लिख लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदा लाश हो चुके, यही लिखा दो। 2-3 तो देखी है मैंने क्लास में लाशें, कोई मतलब किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पे, हंस रहा है रो रहा है, क्या मतलब, तो दिखा दे भाई मैं मर चुका हूँ। कोई भी कुछ भी बोल दो, वो घर से रूठ के आया है, वो बस बैठा है यहाँ पर, वो बस बार बार टाइम देख रहा है कैसे करके 12 बज जाए, वरना मेरे तो बज ही गए 12। मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, घर पे जाऊंगा, 5 रोटे ढकोसूंगा, खा जाऊंगा, शाम को फिर जिंदा हूँगा, फिर चाय पीने जाऊंगा, फिर 5 रोटियां खाऊंगा, फिर मोबाइल चलाऊंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, फिर आ जाऊंगा, और यही चलेगा मेरा जिंदगी भर। इंसान पैदा क्यों होता है उसको एग्जैक्टली जवाब पता है, खाने और सोने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखा मैंने कहा ना जवाब आएगा। अब समझ लो, उत्तर का विशाल मैदान। कौन बोला है यस सर, गधे कहीं को। सुधर जाओ तुम लोग। अच्छा, ये साबित करने के लिए बहुत सारे तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मैंने बोला। अरे यार, मैंने इसलिए नहीं बोला था, तो बहुत सारे लोगों की शक्ल ही ऐसी होती, कितना ही हंस लो, लोग पूछ लेते हैं भाई सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान भरोसा रख। ये शक्ल ही खराब है मेरी यार, नहीं लगती अच्छी, क्या करो। तो उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं, ध्यान दो। फॉर्मेशन की बात करेंगे, सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ है। हमने हिमालय का भी निर्माण ही पढ़ा था, इसके निर्माण में ज़्यादा कोई माथापच्ची है ही नहीं। कारण अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया आप लोगों को, क्या पॉइंट ये लिखवाया कि यहाँ से बहुत सारी निकलती है नदियाँ हिमालय से, और हिमालय से जो नदियाँ निकलती है ना दोस्तों, उन्हीं नदियों ने अंत में सबसे पहले पर्वतों को काटकर छोटे पहाड़ों में, शिलाखंडों में, फिर उनको काटकर पत्थर के टुकड़ों को छोटे पत्थर के टुकड़ों में, छोटे पत्थर के टुकड़ों को कंकरों में, और कंकरों को धीरे धीरे किस में बदल दिया, मिट्टी में। और वो ही मिट्टी का जमाव भारत के कहाँ पर हो गया, ये इस स्थान पर हो गया, और इसी से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखो ये तो रहा हिमालय, और हिमालय तो ये यहाँ पर हो ही जाएगा। हिमालय के बाद में ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ उतरी, और ना केवल ये जितनी नदियाँ उतरी, साथ में इनके सहायक नदियाँ जो रही, भाई नदियाँ जहाँ पर जाएगी वहाँ पर एक तो उपजाऊ क्षेत्र बनाएगी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र भी आसपास ज़्यादा दिखेंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर राजस्थान में चंबल नदी को देखो, शुरू शुरू में तो ये बहती है पठारी क्षेत्रों में कोटा तक,
और कोटा के बाद ये उतर आती है मैदानों में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। वहाँ मैदानी क्षेत्रों में बहती है और आसपास में। पहली बात, वाटर लेवल भी अच्छा है। दूसरी बात, वहाँ पर मिट्टी भी बहुत अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी है। ये तो कारण है कि कोटा जैसे क्षेत्रों में क्या उगा लिया जाता है, चावल उगा लिया जाता है। कारण चावल तो आप जानते हो उगाया कैसे जाता है, पहले पूरे खेत को भरा जाता है पानी से, उसके बाद में उसमें रोपण पद्धति के माध्यम से धान उगाया जाता है। तो वो पानी हो तो सही उतना, तो वो रीज़न है। यहाँ पर ये सारी की सारी नदियों ने मिलाकर इस वाले क्षेत्र का निर्माण कर दिया। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों में राजस्थान की भी है, उनकी सहायक नदियों में जयपुर की भी है। और इसीलिए देखो मैंने राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, इसी को भी इसमें शामिल किया है। ये भी इसमें शामिल है, उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है। अरावली के पश्चिम वाला भाग जहाँ पर आप लोग बैठे हो जयपुर, ये भी मैदानी भागों में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ या दोमट मृदा के जमाव से कौन से मैदान का निर्माण हुआ है? उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसका सिंपल है मामला। दूसरा, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि निर्माण तो ऐसे हो गया, निर्माण के बाद में हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है। ये फैक्ट है, याद ही रखना है। तो क्षेत्रफल हिमालय का कितना था पहले ये बता दो। कम पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हो, ये भूल रहे हो बार बार। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। छोटे से बच्चे को पढ़ा दिया रहता तो याद रहता। 5 लाख वर्ग किलोमीटर कम से कम मैंने 5 बार बोला है क्लास में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7.5 लाख, हाँ मतलब वही 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल हो जाता है। और क्या विशेषता हो जाएगी इसकी, समझते चलो। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी कह सकते हो, या उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश भी कह सकते हो। भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश क्यों है? मैंने अब तक कम से कम 10 बार बोल दी ये बात कि भाई नदियों के माध्यम से बनाई जाती है जलोढ़ या दोमट मिट्टी, और इसलिए अत्यंत उपजाऊ होती है। और ये पूरा क्षेत्र तो बनाया ही नदियों के द्वारा गया है, इसलिए पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है? ये उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र है। और उपजाऊ भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र है तो इसका एक नाम भी पड़ गया फिर। और नाम क्या पड़ गया भाई? इसे अगर देखो भारत का अन्न भंडार और धान का कटोरा किसी एक स्टेट को कहना होगा ना, तो आप छत्तीसगढ़ जाओगे, धान। लेकिन अगर आपको किसी भौगोलिक क्षेत्रफल में से पूछ ले, भाई 4 ऑप्शन दे दिया आपको, और भारत का अन्न भंडार कहा जाता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, कुछ भी हो सकता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। क्यों है? लॉजिक आपके सामने है। इसे भारत का अन्न भंडार ऑब्लिक भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। नक्शे को अगर आप ठीक से देखो समझो तो देखो, उत्तर के विशाल मैदान पर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी, 3 क्वेश्चन। तो भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, नाम है गंगा जी। ठीक है, गंगा बहती है कहाँ से? उत्तराखंड से। गंगा की तो फॉर्मेशन होती है, एकदम से कोई नदी ऐसा तो है नहीं यहाँ से प्रकट हो रही है, फॉर्मेशन होती है। और ये उत्तराखंड, यूपी, पटना, बिहार और वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये रूट रहता है, यानी 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड तो कल अलग हुआ है यूपी से, 20 बरस हुए, वरना ये वाला पूरा एक, ये इससे अलग हुआ उसी टाइम पर 2, और ये पश्चिम बंगाल 3। तीनों के तीनों राज्य देख लो, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व तीनों में सारे के सारे, यूपी अच्छी खासी जनसंख्या, बिहार अच्छी खासी जनसंख्या, पश्चिम बंगाल अच्छी खासी जनसंख्या। जहाँ पर गंगा बहती है उसके आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों ही जबरदस्त है। कारण नदियाँ जीवनदायिनी होती है, जीवन देती है, और गंगा को तो हमने शुरू से माँ का दर्जा दिया है। ठीक है, इसका कारण है इसके आसपास गंगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मोटे मोटे तौर पर 40 करोड़ लोगों को पालती है। कारण है 24 करोड़ की आबादी तो अकेले यूपी की है।
12-13 करोड़ आसपास ये निकल आएंगे, 10-12 करोड़ ये निकल आएंगे। इतने लोग जब यहाँ पर रह रहे हैं और देश में सबसे ज़्यादा अनाज जो पैदा होता है वो यूपी में होता है, इनमें इनमें भी जो मुख्य रूप से लोग निर्भर करते हैं वो खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं, और खेतीबाड़ी के लिए जो मूल काम करती है तो गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ करती है तीनों ही राज्यों में। इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। हम क्या कह सकते हैं इसी के बिहाफ पे, ये कह सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान पर प्रवाहित होने वाली सबसे मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। एक चीज़ तो ये है जो लिख लेंगे, दूसरी चीज़ को भी साथ ही में साथ समझ, जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, अगर इसको नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए दोस्तों तो 3 भागों में बांटते हैं। देखो ये वाला क्षेत्र और भी थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र को तो कहते हैं सिंधु का मैदान। सिंधु और उसकी सहायक नदियों या उसकी ट्रिब्यूटरीज आज नहीं कल रही होगी के आसपास का क्षेत्र सिंधु मैदान, जिसमें पंजाब सबसे मुख्य राज्य आ जाता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप देख लोगे तो कौन सा है क्लियरली विजिबल है, कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। और तीसरी नदी तो निकलती है तिब्बत से, लेकिन भारत के 2 राज्यों में से भी बहती है यहाँ पर, तो ये वाला हो जाता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान का नदियों के आधार पर 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर इन तीनों को भी देखो सबसे महत्वपूर्ण अगेन ये निकल के आता है, ठीक है। तो ये तो नदियों के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब जो मैंने वहां पर लिखा है उसको साथ में लिख लो। एक आध एग्जाम स्टेट्स के नाम लिख देंगे ताकि आपको आइडिया लगता है। जैसे पहले है मैं पहले यहाँ पर सिंधु के साथ ही लिखता नहीं नदी, लेकिन भरोसा ज़्यादा है, पता नहीं कोई और ही मान लो। सिंधु कौन है भाई साहब, कहाँ पे रहता है, क्या है कुछ? सिंधु नदी का मैदान एक आध राज्य कौन से? पंजाब हरियाणा। फिर है अरे बार बार थोड़ी जरूरत थी मेरे को यहाँ और यहाँ नदी लिखने की भाई। ये क्या लिखा है मैंने, ये बताओ। कसम का फिर क्या बोलता हो गुस्से में, असम की कसम। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता शर्मा बिस्वा। वो अलग ही लेवल पे जा रखा है ना, होगा इंटरव्यू वगैरह है।
पता नहीं उग्रवादी है, क्रांतिकारी है, आतंकवादी है, क्या है वो खुद इंटरव्यू धमाकेदार, वो योगी से भी आगे निकल रखा है। राहुल गांधी के लिए बोला था ना भी, वो आपकी अदालत में मैंने देखा था कि आपको राहुल गांधी से सीखना चाहिए। वो बोल भी नहीं पाता प्रॉपर, क्या सीखना चाहिए, आप बताइए क्या सीखना चाहिए। वो एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़ा सा बोलते भी ऐसा ना। एक एग्जांपल दिया, मैं सुन के मैं ताजुब कर गया। देश को पहली बार पता लगा टाइम क्या कि भाई जब पहले ये कांग्रेस में ही था, हेमंता शर्मा विश्व, बाद में बीजेपी ज्वाइन करी है। तो जब ये कांग्रेस में था तो राहुल गांधी से बढ़िया जुगलबंदी थी। तो यहाँ पर जब एक बार मिलने गया ना वहाँ दिल्ली में सोनिया गांधी घर पे, तो राहुल बाबा वहीं रहते थे। और जब वहाँ पर गए तो उनके घर में कुत्ता था, आपने सुना होगा, इंटरव्यू तो पता होगा। उसी प्लेट से कुत्ता खा रहा है और उसी प्लेट से लोग खा रहे हैं वहाँ पर, और वो भी सीएम लेवल के। बोला कुत्ते मेरे घर में भी हैं भाई, पर इतना प्रेम हमसे ना हो पाएगा। 4 आदमी एक ही प्लेट में से खा ले। क्या सीखें इस आदमी से, ये सीखें कि नहीं मैच्योर, अब वो मैच्योर हो रहे हैं। 56 साल की उम्र में अभी तो खुद ही मैच्योर हो रहा है। मेरे बेटे की मैच्योर होने की उम्र है कि मेरे मैच्योर होने की उम्र, अभी तो राहुल गांधी खुद ही मैच्योर हो रहे हैं। ऐसा इनका स्टेटमेंट, मेरा नहीं है। बात समझना, मेरी तरफ से तो होगा ही नहीं वो आदमी इस बार, अगले 2-5 जन्मों में नहीं हो पा रहा है इस वाले को छोड़। मतलब सही सही लाइन बोलते रहते हैं राहुल गांधी, फिर पता नहीं एकदम के माथा चढ़ती है, अलग ही लेवल पे चला जाता है वो बंदा। भगवान ने जाने क्या ही हो जाता है भाई। कभी कभी लगता है यार ठीक ठाक समझदार आदमी है, पर जैसे ही ये लगने लगता है ना भाई, बीच में कोई एक तो रहा ऐसा छोड़ देता है कि क्या हो गया तेरे, एकदम से ही अलग हो गया। नहीं वो तो एडिटेड है। वो जो आपने लाइन सुनी ना, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकालूंगा, पूरी बात उसमें ये है कि मोदी जी ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे, कहा है कि इधर से आलू डालूंगा और इधर से सोना, इधर वाला मामला उड़ा दिया, इधर वाला मामला उड़ा दिया, और बीच की लाइन आ गई क्या, खुद ही बोल रहा है। पर एक दिक्कत है उस आदमी के साथ, एक शहर का नाम नहीं ले पाता वो, लोगों को पता है कौन सा, एक व्यक्ति का नाम, विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया नाम सुना है? एम विश्वेश्वरैया का नाम नहीं सुना? भारत के शिक्षा मंत्री रहे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। पर ठीक है, एक ऐसा आदमी होना जरूरी है भारतीय राजनीति में, एक व्यक्ति हमेशा रहा है ऐसा, उसका कारण मन भी तो लगा रहना चाहिए। हमेशा गंभीर ही रहोगे कैसे? तो जैसे ही राहुल गांधी जब भी सेशन में नहीं होते ना, तो बीजेपी डिमांड कर देती है कि लेके आओ, इतने दिनों से गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो रही है। तब होता है ना, पहले ऐसे ही लालू जी थे, लालू जी का भी चल रहा है इन दिनों, वो मायावती का, वो आदमी अलग ही लेवल का, मस्त आदमी। पर पहले के नेता आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, ये बात माननी पड़ेगी। पहले के नेता ये सारे 5-6 साल के लिए आपातकाल लगा था देश में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े तोप जो बाद में प्रधानमंत्री बने उन तक को जेल में जमा कर दिया था। पता होगा इंदिरा गांधी ने अटल जी को, ये लालू प्रसाद यादव को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब जेलों में बंद थे, जो लीडर्स थे देश के और बाद में जाकर बहुत बड़े नाम भी बने, सब जेलों में बंद थे। तो ये उस वक्त से गुजरे हुए नेता है। अब वाले नेता कौन से? अब वाले नेता ऐसे कि एक तो पैदाइशी नेता है, मतलब जन्मजात नेता है, घर में ही ऐसे में पैदा हुआ है, पर घर वाले कह रहे हैं कि तू नेता बनेगा, भाई खुद प्रॉपर फील्ड में नहीं आ पा रहा कि मैं नेता हूँ, पार्ट टाइम नेता हूँ, फुल टाइम नेता हूँ, क्या आए दिन विदेश चले जाना, सेशन के दौरान विदेश चले जाना, किसी व्यक्ति का नाम क्या बोल देना, किसी को कुछ भी कह देना, वाली चीज। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही मुंह पर कागज फाड़कर फेंक देना, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है किसी भी देश के प्रधानमंत्री की? आज तक के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। ऐसा हुआ है एक बार कि ये है राजकुमार, तो डमी प्रधानमंत्री रहे ना, वरना बहुत बुद्धिजीवी आदमी है। पर होता है ना कि जब आदमी व्हील चेयर पे होता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे मनमोहन सिंह। 10 साल तक कौन ने क्या किया वो सब जानते हो। मनमोहन सिंह ने किया या पर्दे के पीछे किसी और ने शासन किया, वो सारे देश को क्या दुनिया को ही पता है, ये चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर के विशाल मैदान
ये वर्गीकरण की, ये हमने मोटे मोटे तौर पर ये देख लिया कि भाई नदियों के आधार पर तो 3 भागों में बांटा, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इससे आगे बढ़ते हैं और 4 भागों में बांटेंगे हम इसको, मतलब और उप विभाग बना देंगे किसके, उत्तर के विशाल मैदान के। तो अब लिखना मत, समझना। उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण कर रहे हैं, और ये होगा कैसे? पहला वाला इसका नाम है भाबर प्रदेश। अब ये भाबर प्रदेश है क्या, ये समझो, दोनों तरफ समझेंगे इसको। भाई आप ये मान लो कि ये पूरा का पूरा, लिखना मत इसको, ये पूरा का पूरा है उत्तर का विशाल मैदान सेकंड वर्ग के लिए। और इसको अगर हम भारतीय नक्शे में देख लें तो ये तो हिमालय, और यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया भाई भाबर प्रदेश क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन अपने आप में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश के पाद प्रदेश, पाद मतलब इसके पैरों में, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के पाद प्रदेश में स्थित ये वाला हिस्सा, हिमालय के दक्षिण में भी कह सकते हो, हिमालय के दक्षिण में स्थित वह अनुपजाऊ भूभाग जहाँ पर नदियों का पानी बड़े बड़े चट्टानों के, शिलाखंडों के नीचे होकर प्रवाहित होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूल रूप से भाबर प्रदेश। क्लियर हो गया मामला? तो यहाँ पर नदियों का पानी विजिबल नहीं है, पहाड़ों के नीचे होकर बह रहा है। तो ये है भाबर प्रदेश। यहाँ पर ये भाबर हो जाएगा, और ये जो भाबर प्रदेश हो जाएगा, ये हो कैसा जाएगा? अनुपजाऊ है। कारण है यहाँ पर तो मिट्टी मिट्टी प्रॉपर बनी नहीं है, अभी तो कंकड़ पत्थर और पहाड़ों जैसी है। तो ये है अनुपजाऊ। क्लियर? अब बढ़ते हैं इससे आगे, और नीचे फिर आ जाएगा कौन सा? तराई प्रदेश। अब नाम से ही पता लग जा रहा है, सीक्वेंस में चलेंगे तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में, भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ, कई किताबों में अनुपजाऊ भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, वह कम उपजाऊ या अनुपजाऊ भौतिक प्रदेश जहां नदियों का पानी पहली बार छोटी धाराओं या शाखाओं के रूप में धरातल पर बहता हुआ दिखाई देता है। भाई यहाँ पर तो जमीन के नीचे से बह रहा था, पहाड़ों के नीचे, यहाँ पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहता हुआ दिखाई देता है। और छोटी धाराओं का मतलब ऐसा नाली जैसी धाराएं मत समझना, जब नदियों की धारा होती है तो लंबी चौड़ी होती है उनकी, वो नदियों के फॉर्मेशन के हिसाब से हमको बहुत बड़ी लगेंगी, नदियों के हिसाब से छोटी है वो। तो ये हो जाएगा तराई प्रदेश। अब एक चीज़ समझ के देखो, अगर ये कोई एक नदी है, ये बहुत सारी नदियां यहाँ पर जाकर इस प्रकार से मिल रही, तो इनके बीच का क्षेत्र कैसा हो जाएगा? दलदली हो जाएगा। और दलदली हो जाएगा तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो मच्छर भी ज़्यादा होंगे, और इसी वजह से इस वाले क्षेत्र को क्या भी कहा जाता है? मॉस्किटो बेल्ट, या में मच्छर पेटी। मच्छर पेटी भी कहा जाता है। मामला क्लियर? इसके नीचे चले आते हैं हम, इसके नीचे तराई प्रदेश के नीचे सीक्वेंस में चल रहे हैं। तीसरा है बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, इसको अलग से लिखाऊंगा। बांगर और खादर दो शब्द भर भर के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आप भी जानते हो। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कम उपजाऊ या अनुपजाऊ होती है, और एक है खादर, खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी जो उपजाऊ होती है, अत्यंत उपजाऊ होती है। हम पढ़ रहे हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश तराई प्रदेश के दक्षिण में है, ठीक है। और क्योंकि बांगर प्रदेश तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर भी जो उपजाऊपन है वो तुलनात्मक दृष्टि से क्या ही रहेगा? कम ही रहेगा।
ये है बांगर। लेकिन फॉर्मेशन क्या होगी बांगर को? बांगर कहेंगे क्या? क्या है बांगर? तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग जहां पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। और प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता तो मिट्टी के साथ समस्या सेम होती है, मैंने पहले भी बताया। लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा तो भी खराब है, और पानी में ही रहेगी तभी भी खराब है। यहाँ पर लंबे टाइम तक पानी मिलता नहीं है, तो इस प्रकार कौन सी रे, वुड, कल्लर इत्यादि प्रकार की अनउपजाऊ मिट्टियों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, और इसी वजह से क्षेत्र भी अपने आप में कैसा रह जाता है? कम उपजाऊ रह जाता है। क्लियर? और लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे बांगर प्रदेश के दक्षिण में आ जाएगा कौन सा प्रदेश? खादर प्रदेश। खादर प्रदेश ये है। खादर प्रदेश की बात करें तो इसकी लोकेशन 3-4 हो जाएगी। एक तो उत्तर के विशाल मैदान का सबसे दक्षिणवर्ती भाग है एक, दूसरा बांगर प्रदेश के दक्षिण में है, लोकेशन में सीक्वेंस में सबसे दक्षिण में है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है किसका? उत्तर के विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग 56% है ये, तो आधे से ज़्यादा ये एक प्रकार से आप देखो तो ये पूरा क्या हो जाता है यहाँ पर? खादर। अब यहाँ पर आते आते जो पहाड़, पत्थर, कंकर अंत में क्या बन जाते हैं? मिट्टी, और वो भी नदियों द्वारा बनाई गई, इसलिए ये कैसा क्षेत्र है? अत्यंत उपजाऊ। इवन आप लोगों से पूछ लेना कि उत्तर के विशाल मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? खादर प्रदेश हो जाएगा। और खादर प्रदेश पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खादर प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली सबसे मुख्य नदी, तो भी आंसर वही रहेगा सेम। कौन सा? गंगा। क्योंकि गंगा यहाँ पर आते आते ही तो पहाड़ों को मैदानी बना देती है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। तो ये है खादर प्रदेश, और खादर को मैंने अभी बताया नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, इसीलिए तो ये क्षेत्र इतना उपजाऊ है। तो ये तो हमने इसको इस प्रकार से बांट लिया। डेफिनेशन कल दे देंगे। इसको और इसको तो बना लो, इन चारों को मत बनाना, इन चारों पे लिखवाना भी है, ठीक है? इन दोनों को बना लो लेकिन